अच्छा नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम जो आपका है टॉपिक जैव प्रक्रम की बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आपका क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या पढ़ने वाले मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव एकदम अच्छा से अच्छा ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। समझ गए ना? तैयारी आप लोगों को इतना झकास करना है कि लोग आपके है ना मार्कशीट देख करके चुप हो जाएं। इस तरह से आपको तैयारी करना है, इस कदर से करना है कि आपका एकदम इतना पकड़ होना चाहिए कि नहीं आएगा तो प्रश्न आएगा मेरे भाई कहाँ से, हमने तो पढ़ लिया है उसको। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग जैव प्रक्रम के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक है हमने यहाँ पर बताने वाला हूँ हम, और हमने इसके पहले वाले क्लास में जो है समाजवाद एवं साम्यवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया, ऑब्जेक्टिव बताया, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और जैव प्रक्रम में जो है आपका इसका हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न है ना, परजीवी पौधों का एक उदाहरण है। परजीवी पौधों का एक उदाहरण है मेरे भाई। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए 24 में पूछा हुआ है मेरे भाई, देखिए सब यहाँ पर पूछा हुआ है। परजीवी पौधों का एक उदाहरण है कौन? गोबर छत्ता की ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, पत्थर पत्थर चट्टा उसको भी कहते हैं, समझ गए ना? ब्रायोफिल्म जो मतलब पत्ती से ही नया पौधा का निर्माण हो जाता है उसी को कहा जाता है ब्रायोफिल्म। और अमरबेल चीड़, तो यहाँ पर परजीवी जो है आपका अमरबेल है, दूसरे के शरीर पर रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है परजीवी। अब देखिए दूसरा है कि मनुष्य में नसिका छिद्र लैरिक्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। मनुष्य में नसिका छिद्र लैरिक्स लैरिंग्स शायद होना चाहिए, लैरिंग्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? यह भी 24 में पूछा है मेरे भाई। उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो देख रहे हैं कि फेफड़ा भी है, ट्रैकिया भी है, लैरिंग्स भी है, तो श्वसन तंत्र ही तो बनाएगा मेरे भाई। चलिए फटाफट से हम लोग आगे जुड़ जाते हैं मेरे भैया, फटाफट से जुड़ जाते हैं आगे। आप लोग जितना हो सके जितना से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए इस क्लास को। पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? परासरण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, विसरण। तो पौधा का वायवीय भाग यानी कि जैसे हो गया जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इससे जो है ना वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा, स्टोमाटा तो पत्ती में ही होता है ना, तो उसके द्वारा जब वाष्प बनकर किसका होता है उत्सर्जन, निष्कासन, तो जल का, तो उसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं मेरे भाई, वाष्पोत्सर्जन। समझ गए ना? वायवीय भाग मतलब कायिक भाग एक तरह कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि शरीर का भाग, शरीर। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में 3 फॉस्फेट होती है मेरे भैया। कितने कितने होती है? 3 फॉस्फेट होती है। फटाफट से आप लोग आगे जुड़ जाइए, है ना, शेयर कीजिए क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, इनमें से कोई नहीं, तो ग्लूकोज यहाँ पर होगा। देखिए मेरे भाई, आप लोग यदि यह समझ लिए हैं कि मैं जो है कंप्लीट कर लिया हूँ, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह गलत बात है। आप जितना हो सके जितना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वहां हमको सोचना नहीं पड़े, धड़ाधड़ एकदम बनता चला जाए मेरे भाई, धड़ाधड़ बनता चला जाए। समझ गया ना? आप लोग एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, एकदम अच्छे से। चलिए यहाँ पर देखिए, छठा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है ना? रक्त विषाणु, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो जो है रक्त को थक्का जमाने में जो है आपका, उसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं, रक्त विषाणु। श्वेत रक्त कोशिका तो आपका WBC हो गया, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपका हो गया, यह हो गया ए नंबर ऑप्शन होगा, है ना। उसका हिंदी शायद रक्त विषाणु होता है जी, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। अब देखिए सातवां देख लेते हैं हम लोग। स्वस्थ व्यक्ति क्या कर रहा है मेरे भाई? देखिए जो कह रहा है सामने कह रहा है, सब पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब क्या होता है? एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सामान्य मनुष्य का 120/80 होता है mmHg, है ना, mmHg।
होता है ना कि होता है ना मेरे भाई, होता है। तो ऊपर वाला जो है सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 120 mmHg। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। अब देखिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग फटाफट से देख लेते हैं आठवां। आठवां कह रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु, इनमें से सभी। ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार मतलब कौन ऑक्सीजन का फेवर में रहता है, किसे ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आरबीसी, है ना। आरबीसी जो है ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है उसको मेरे भाई। ऑक्सीजन को ढो ढो कर, बांध बांध कर, ढो ढो कर लेकर जाता है, समझ गए ना, है ना। बोझा की तरह बांध देता है उसको अपने अंदर और ढो ढो कर ऑक्सीजन को कोशिका में पहुंचाता है, समझ गए। बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए नवा देख लीजिए। ज्यादा नहीं, आपका 26 ठो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूपी परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्रिका, है ना, वाहिकीय तंत्र का या प्रजनन तंत्र का? तो आहार नाल का मेरे भाई। और यदि ऑप्शन में रहे आहार नाल न दे करके रहे पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र का भी होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से जो आपका पाचन तंत्र रहता है ना, आहार नाल जो आपका है, इस प्रकार से कुछ है कि नहीं, इस प्रकार से देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से आमाशय है ना। यहाँ पर ऐसे ऐसे बड़ी आंत है, बड़ी आंत से यहाँ पर अंगुलिनुमा टाइप के कुछ संरचना होता है, देखिए ये वाला, ये अंगुलिनुमा संरचना है कि नहीं, इसी को कहता है कृमि रूपी परिशेषिका। यानी कि इसको हम लोग अपेंडिक्स भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, अपेंडिक्स, है ना। तो यह जो है किसका हिस्सा है? तो पाचन तंत्र या आहार नल का तो ही हिस्सा है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9, समझ गए। 10वां देखिए, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कहते हैं प्रकाशानुवर्तन मेरे भाई। यदि जल की ओर रहेगा तो जलानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन किसको कहते हैं? जब अंदर की ओर होगा, जैसे जड़ की गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। रासायनिक अनुवर्तन यानी कि क्या हम लोग उसको कह सकते हैं? रासायनिक अनुवर्तन एक तरह से है आपका, हो सकता है मतलब किसी प्रकार के कोई केमिकल वगैरह के फेवर में, मतलब उस तरह से आकर्षित हो, प्ररोह की गति करे, तो आपका रासायनिक अनुवर्तन कहलाएगा, समझ गए। जलानुवर्तन जल की ओर आकर्षित, प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की ओर आकर्षित। तो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, समझ गए। समझे कि नहीं? यहाँ तक बता दीजिए आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका यह प्रश्न, है ना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या कर रहा है आपके सामने है। 11वां क्या करे मेरे भाई? 11वां करे कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है CFC, DDT, NADP, ATP। तो DDT आपका होगा जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला, यानी कि डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राई क्लोरोइथेन आपका DDT का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए आगे चलते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, पोषण, भोजन का परिवहन। तो प्रकाश संश्लेषण का, है ना, सॉरी, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन मेरे भाई। रंध्र जो है इस प्रकार से पत्ती में मेरे भाई, इस प्रकार से पत्ती में, है ना, देखिए पत्ती का फिगर एकदम अच्छे से पार दे रहे हैं आपके सामने। इस प्रकार से पत्ती में इस तरह से छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं, जो जो क्या करते हैं, रंध्र, उसको कहते हैं हम लोग स्टोमाटा। गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। 13वां प्रश्न देखिए आपके सामने है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, देखिए 23 में पूछा है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है टैनिन, गोंद, रेजिन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ जो है ये इनमें से सभी है। कुटपाद इनमें से पाया जाता है, देखिए 16 में पूछा हुआ प्रश्न है। कुटपाद इसमें पाया जाता है, पैरामीसे में पाया जाता है, कि यूलिना में, कि अमीबा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा में ही तो सीडोपोडिया पाया जाता है ना। सीडो सीडोपोडिया, ये पी साइलेंट रहता है आगे, समझ में, सीडोपोडिया, पोडिया, ये आपका है प्रकाश कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होता है कि दिन में होता है, कि रात दिन दोनों में होता है, कि सुबह शाम होता है? तो बता दीजिए आप लोग। हमको लगता है और आपको भी लगता होगा कि वह दिन में ही होता है मेरे भाई, समझ गए। प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है। फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, है ना, फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए इस क्लास को, बहुत महत्वपूर्ण है। 16 है कि क्लोरोफिल वर्णक
का रंग होता है? सबको जानता है, सबको जानता है कि हरा होता है उसका रंग, कहने की कोई बात नहीं है। 17 देखिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से टीबी होगा, मधुमेह होगा, एनीमिया होगा कि उच्च रक्तचाप होगा? तो एनीमिया होगा मेरे भाई। ब्लड में आयरन की कमी से यानी कि लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। चलिए फटाफट से आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। 18 जो है क्या कर रहा है, 18 जो देखिए क्या कर रहा है, समझ लीजिए क्या कर रहा है इसमें। देखिए यहाँ से हम लोग यूज करते हैं इसको। चलिए देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? 14 में पूछा, 19 में भी पूछा, 24 में भी पूछा। देख लीजिए कहाँ कहाँ कितना कितना पूछा मेरे भाई। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो कवक, कवक में जो मेरे भाई वह सड़े गले पदार्थों पर यानी कि मृत जीवी है मेरे भाई। कवक समझ गए क्या है? कवक जो है मृत जीवी है। आप लोग मशरूम का नाम सुने होंगे, है ना? मशरूम, मशरूम एक है, सवाल है कि कवक है, बता दीजिए आप लोग। मशरूम जो है वह आपका एक प्रकार का कवक ही है। वह जो है देखते हैं कि गोबर में ही निकल जाता है। कोई कोई देखे होंगे वर्षा के दिन में आप जो पुआल उवाल रहता है उसमें निकल जाता है। और उसको खेती करने के लिए उसको क्या किया जाता है, बहुत सा मतलब कुटी वगैरह को सड़ा करके उसमें जो है उसमें लगाया जाता है। तो क्या है, मृत जीवी तो है। सड़े गले पदार्थों पर वह वो सब जो है ज्यादा मतलब प्रगति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 19 देखिए क्या करा आपके सामने। ऑक्सीन, ऑक्सीन है, क्या है ऑक्सीन? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, है ना, कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है ना? ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन साइटोकाइनिन इस प्रकार से जो आपका है ना, वह हार्मोन कहलाता है। समझ गए, हार्मोन है आपका। मनुष्य में देखिए, अब देखिए 20वां, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। देखिए 13 में भी पूछा, 20 में भी पूछा था। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से मेरे भाई। वृक्क को हम लोग किडनी कहते हैं ना, किडनी, है ना? क्या कहते हैं मेरे भैया? किडनी। वृक्क को ही किडनी कहा जाता है या गुद्दा कहते हैं उसको हम लोग। तो उत्सर्जन से संबंधित है, जल को छानता है ना? जल को छानता है। अब देखिए 21 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 13 में पूछा, 19 में, 21 में। बहुत बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बता रहा हूं मैं आप लोगों को। समझ गए? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। स्वपोषी पोषण के लिए मेरे भैया, स्वपोषी पोषण के लिए देखिए, आप लोग जानते हैं कि स्वपोषी पोषण किस में होता है? पौधों में होता है। और पौधों में रहता है मतलब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए एक 21 हो गया। 22 देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, है ना, डिक्टियोजोम से। तो जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 23 कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम कहे या मैग्नीशियम आयन कहे, Mg2+ कहे, तो वह आपका किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। यदि पूछ दे कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, है ना, क्या? मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल में कौन सा आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम आयन। इस प्रकार से कह देंगे हम लोग। समझ गए ना? अब देखिए, अब देखिए, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय एक दिन में सॉरी, एक दिन बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। सबको जानता है, बच्चा से ही हम लोग जान रहे हैं कि 72 बार मनुष्य का जो है हृदय धड़कता है 1 मिनट में। 25 कह रहा है कि पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की, ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं यदि पौधा के इस प्रकार से चित्र बना दे रहा हूँ, यह आपका जड़ है और इस प्रकार से पौधा है। यहाँ पर टहनी एक निकाल दिए मेरे भाई। यहाँ पर जल रहता है ना, क्या? H2O। अब देखिए, जल जो है यहाँ से ही तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, सभी डालियों में जाएगा, सभी पत्तियों में जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। कहा? नीचे की ओर नहीं,
नहीं, ऊपर से ऊपर और नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर जाता है। कहाँ? यदि नीचे से ऊपर की ओर रहे तो और अच्छा है, ऊपर की ओर जाता है मेरे भाई। समझ गए ना? देख रहे हैं ना, ऊपर की ओर जल गति करता है पदार्थों का, है ना, पौधों में जाइलम द्वारा। तो जाइलम द्वारा जल तथा खनिज लवण का जो क्या होता है, स्थानांतरण होता है ना। तो तो ऊपर की ओर जाएगा। जल से समझिए, जल से जाइलम, जल से जल, तो ऊपर की ओर तो ही होगा। समझ गए? यहाँ तक समझ गए हो आप लोग? अब देखिए, लास्ट प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है लास्ट प्रश्न मेरे भैया। लास्ट कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन है? रक्त है, संवेदी संवेद स्वेद ग्रंथि है, वृक्क है, अग्नाशय है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग हमने बताया इसके पहले कि जो है जल को छानता है ना, उत्सर्जी पदार्थ को दूर करता है। तो आपका क्या है? वृक्क है। यही उत्सर्जन में उत्सर्जन का प्रमुख अंग है मानव में। समझ गए ना? वृक्क, या उसको हम लोग किडनी बोलते हैं या गुद्दा बोलते हैं, वृक्क। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन आपका वृक्क है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत बहुत गुड लगा होगा, अच्छा लगा होगा मेरे भैया। और आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना। जितना धन्यवाद दूं उतना कम ही है। तो आप लोग इस वीडियो को मेरे भैया शेयर कर दीजिएगा, और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। आप लोग को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा इस क्लास को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं के लिए, है ना, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको सभी के पास पहुंचाइएगा ताकि सब लोग भी अच्छे से तैयारी कर सके। धन्यवाद।